जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से होंगे और आज का दिन आप लोग का बहुत अच्छा गुजर रहा होगा ना। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो आप लोगों ने ट्विटर में किया वो तो हो गया, पास्ट हो गया। लेकिन अब जो मैक्सिमम रिटर्न आपने फाइव में लेने हैं तो वो किस तरह लेने हैं? आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई और किन किन चीज़ों के ऊपर आपने मॉनिटरिंग रखनी है जिससे आपके रिटर्न मैक्सिमम हो और आप इस काबिल हो जाएं कि आप इंडेक्स को भी बीट कर सकें। दोस्तों, शेयर करते चलें। 2020 मार्केट ने 78% का गेन और आप लोग ये देखें कि 18 महीने में इसने 1% का रिटर्न दे दिया है। यहाँ मेरा ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम 20 साल तक इन्वेस्टेड रहे 19% के कैगर के साथ, या 18 महीने की रैली इंजॉय करें? चलें, अगर 177% का रिटर्न दिया है, अगर इसका हम 50% भी ले लें, 88% अगर वो मिल जाता है तो क्या उससे बेहतर नहीं है? तो मेरा मेरे हिसाब से तो आप लोगों का यही जवाब होगा कि इतने 20 साल तक हम पैसा अपना स्टक करके रखें, वो क्यों? फिर दूसरा ये आएगा कि वही हम 18 महीने में अगर 88% भी मिल जाए हमें, तो क्या हमारे लिए वो बेहतर नहीं है? बिल्कुल हमारे लिए वही बेहतर है। हम आपको ये बताने जाएंगे कि अब 2025 में आपने मार्केट को टैप कैसे करना है। दोस्तों, मार्केट के टैप करने से वाले से मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मार्केट का बॉटम और टॉप आज तक ज़िंदगी में किसी ने नहीं पकड़ा। और जो ये बोल दे कि मार्केट का टॉप और बॉटम लिया है तो वो एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट से ज़्यादा, क्योंकि ये बाय चांस तो हो सकता है लेकिन बाय स्ट्रेटजी नहीं हो सकता। दोस्तों, आगे चलने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें। मॉडरेट मार्केट में, यानी ऐसी मार्केट ना तो वो बुल साइड पे हो ना बेयर साइड पर हो, इसमें अगर एक इन्वेस्टर को महीने का 5% भी रिटर्न मिल जाता है तो वो एक आउटस्टैंडिंग रिटर्न कहलाता है। देखिए, लाइफ में अब आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करने वाले हैं, जो लोग आप लोगों ने अब किया है, चाहे वो जितना परसेंट भी आपने रैली का एंजॉय किया है, तो उसको रिटेन करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। दूसरा, कि एक रिटेन करना और फिर उससे आपने मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना, ये उससे भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और यही है वो स्ट्रेटजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसको आपने इंटैक्ट रखना है थ्रू आउट 2025। दोस्तों, बिफोर गोइंग इनटू स्ट्रेटजी ऑफ 2025, कि आप लोगों को थोड़ा सा एक प्रियम्बल दें और आप लोगों को एक इंसाइट क्रिएट करें जी के पीछे फाउंडेशन स्टोन क्या है। हम क्या चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं वो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए। देखें, 2000 मार्केट की कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन थी, जो कि अब में $50 बिलियन है, मतलब 50% है अभी तक। ये जो 50% आपको कम नज़र आ रहा है, इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। एक, लिस्टिंग्स कम हुई हैं और एक डिविडेंड पे आउट्स हुए हैं। 2017 में स्टॉक मार्केट हमारे जीडीपी का 29% थी, अब 2024 में सिर्फ 10% है। एक और इंटरेस्ट, 2023 में हमारा डेली ट्रेड वॉल्यूम 20 बिलियन होता था, जो कि अब 2024 में 50 बिलियन हो गया है। इन्वेस्टर जो है हमारा नेट सेलर है, उसकी वजह फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। यानी हमारा जो वीपी के अंदर जो सेल, वो एक ऐसा सेगमेंट है जो किसी बेंचमार्क को फॉलो करता है। अगर वो डाउनग्रेड तो वो वहाँ से एग्जिट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको एक्टिव इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी ही नहीं है। दोस्तों, किसी भी मार्केट का फ्यूल उसकी लिक्विडिटी होती है और गवर्नमेंट 2 ट्रिलियन रुपीस सुकूक के थ्रू मार्केट से ले लिए हैं, जिसका बहुत बड़ा चंक पहले वो बैंक से लेता था। अब इस हुआ कि बैंक के पास इन्वेस्टेबल ऑप्शन अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं। अब अगर बैंक्स को रिटर्न्स लेने हैं तो उनको थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन में जाना पड़ेगा, वो है इक्विटी मार्केट। दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो एक म्यूचुअल फंड्स 3.44 ट्रिलियन का बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस 3.44 ट्रिलियन का यानी ओपन एंड फंड 3.35 ट्रिलियन है, वॉलंटरी 82 बिलियन है और ईटीएफ 526 मिलियन है। और को फंड वाइज ब्रेक डाउन करके दिखाऊं तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की 611 बिलियन, एनबीपी फंड्स की 422 बिलियन, एमसीबी इन्वेस्टमेंट
367 बिलियन, HBL की 320 बिलियन नज़र आएगी। और दोस्तों आप लोग ये जहन में रखिएगा कि हर महीने तकरीबन 5,000 नए अकाउंट खुल रहे हैं, जिसमें से आपको रिटेल इन्वेस्टर का मिलेगा। और यही एक वोलेटाइल सिचुएशन मार्केट के अंदर। चलें, ये तो हो गई लिक्विडिटी की बात। क्या सवाल है, ये जो मैंने अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस बताई है, क्या ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगी? तो एक रैशनल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो नहीं। आप पास्ट परफॉर्मेंस ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी यही रिफ्लेक्ट हो। इसके लिए मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये आप लोगों को टर्म कुछ तरह सी फैंसी लग रही है, तो मैं आपको एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको ये नहीं कि आपने मार्केट से कितना प्रॉफिट लेके जाना है, लेकिन आप कर सकते हैं कि आपने मार्केट को देना कितना है। और यही टोटल रिस्क मैनेजमेंट का। अब चाहे आप इसको फैंसी टर्म्स यूज़ कर लें, रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, स्टॉप लॉस, कुछ भी कर लें, लेकिन बॉटम लाइन इसकी यही है। और दोस्तों, हमारे चैनल का नाम रखने की वजह भी यही थी कि उसको स्वीट एंड सिंपल रखा जाए कि पैसा पॉइंट। हमें पता है कि फाइनेंशियल मार्केट का एक पॉइंट ही होता है। अब आप इधर से उधर कर लें, लेकिन आपने रहनी है। खैर, ये तो हो गई हमारी चैनल की प्रमोशन। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखें, 2025 में आपने जो सबसे पहले रखना है वो है इन्फ्लेशन। 2024 में इन्फ्लेशन ऑन एवरेज अभी 13% है मंथली। और याद रहे, अपने पीक से 2023 से यहाँ तक आया है। तो यहाँ पे ये बात समझ लें कि 2025 में ये सिंगल डिजिट में जाने की है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 से 8% के दरमियान रहेगा। और इसमें गिरने की दो वजूहत बनेंगी। नंबर वन, बे कमोडिटी प्राइसेस का। और सेकंड, आपको मिलेगा इसमें फ्यूल कॉस्ट। दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड की जो बात की थी। देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। जो म्यूचुअल फंड्स की द ईयर 2024 एक्टिविटी हुई है, उसमें फूड में उन्होंने 2.4 मिलियन की, टेक्नोलॉजी में 5.5 मिलियन की, टेक्सटाइल 8 मिलियन, पावर में 11.4 मिलियन, E&P के अंदर 0.5 मिलियन, बैंक्स के अंदर 22 मिलियन, OMC 28.9 मिलियन, और जो दीगर सेक्टर्स हैं उसके अंदर 0.8 मिलियन, फर्टिलाइज़र में 33 मिलियन, और सबसे ज़्यादा सीमेंट के अंदर 36.4 मिलियन डॉलर की एक्टिविटी है। तो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इतने इन्वेस्टेड नहीं है मार्केट के अंदर। अभी तो उनकी इन्वेस्टमेंट आनी बाकी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो सेफ मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ थी, अब उसमें इतना अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन लोगों को प्रोवोक मार्केट की तरफ आने के लिए। हमारे मार्केट का हिस्टोरिकल एवरेज पी 9.76 टाइम्स है, विच इज़ फार अबव द करंट लेवल। जो MSCI के रिव्यू हुए थे उन्होंने हमें डाउनग्रेड किया था। अब हमारे इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, तो देर आर मोर MSCI रिव्यू में वो से हमारे PSS का वेट बढ़े। 2025 में सिक्लिकल स्टॉक्स की सेल्स बढ़ने का बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट डाउन है, जिसमें आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट सेक्टर, इनकी अभी सेल्स होना बाकी हैं। सीमेंट सेक्टर ऑफ सीजन है, जब इसका सीज़न शुरू होगा तो आपको इसकी सेल्स पे करती हुई नज़र आ जाएंगी। इसी तरह की सेल्स इंतज़ार कर रही हैं 2025 के फर्स्ट क्वार्टर का। अभी तक जो बातें की हैं इनको थोड़ा सा समअप करते हैं टाइम लाइन वाइज। एयर के ऊपर ज़रा करते हैं कि 2025 में नंबर वन GDP 3% के ग्रोथ हो। जनवरी में आपको मॉनेटरी पॉलिसी नज़र आएगी, सा ट्रम्प की रिजीम नज़र आने वाली है। फरवरी में MSCI का क्वार्टरली है। मार्च में IMF का फर्स्ट रिव्यू है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू भी होने जा रहा है। इस फर्स्ट रिव्यू में आपने के इंक्रीज़ होने का फैक्टर जहन में रखना है। इसके अलावा और भी बहुत हैं जिसको IMF रिव्यू करवाएगा, जिसमें प्राइमरी सरप्लस एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अप्रैल में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, मई में आपको MSCI क्वार्टरली रिव्यू फिर आएगा। जून, जो कि पाकिस्तान सबसे अहम तरीन मंथ होता है,
आप देखेंगे कि उसमें आपको बजट की एक्सपेक्टेशन में मार्केट की वोलेटिलिटी नज़र आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी, और जो G7 समिट होने जा रहा है उसको भी आपने जहन में रखना है। जुलाई में अगेन आपको मॉनेटरी पॉलिसी नज़र आएगी, अगस्त में MSCI का फिर दोबारा क्वार्टरली रिव्यू आएगा, सितंबर में IMF का सेकंड रिव्यू आएगा, और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी भी आपको देखनी पड़ेगी। नवंबर में अगेन मॉनेटरी पॉलिसी एंड MSCI रिव्यू होगा। अक्टूबर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि अक्टूबर में हमें कोई ख़ास अभी एंटिसिपेटेड कोई मटेरियल आइटम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। एंड दिसंबर में उसी साइकिल का कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या कर रही है क्या नहीं करती है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा जो की के ऊपर ध्यान रखना है वो है IMF का रिव्यू। तो जितनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको आप देखें कि 2025 में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें अगर मैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करूं तो वो CCC++ से B के ऊपर शिफ्ट हो सकती है, और अगर मैं बात करूं तो CAA2 से वो B3 पे या उससे भी हायर है। और आपको यहाँ पे ये बात बता दें, ये हमारे कहने से नहीं जाएगी, ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी थोड़े से फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं उनकी वजह से मॉनेटरी ईजिंग का आपको फाइनेंस मिनिस्टर ने वैसी इंडिकेशन देते चले आ रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट में जाएगा। हमारा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है इसको लेके कि इसको एकदम सिंगल डिजिट में नहीं डालने, तो आपको एकदम से बूम नज़र आएगा और जो फिर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। आपको करंट अकाउंट सरप्लस एंड प्राइमरी सरप्लस आएगा, जिसमें करंट अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो रेमिटेंसेस इंप्रूव होंगी, एक्सपोर्ट साइड थोड़ी सी इंप्रूव होती नज़र आएगी। अगर मैं प्राइमरी सरप्लस की बात तो अर्ली 2000s के बाद से अब इनमें प्राइमरी सरप्लस देखा है। अब इसको मेंटेन करने के लिए एक तो IMF का प्रेशर इनके ऊपर रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंसेस भी आ रहे हैं जिसमें इन्होंने टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना है, फाइलर्स के गिर्द गहरा तंग होता जा रहा है, और दूसरे ऐसे हाई नेटवर्थ जिनका प्रॉपर्टी में पैसा पार्क हुआ हुआ है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और जो सेल टैक्स की इन्वॉइसेस के अंदर हेरा फेरी होती है और जो टैक्स एवेडर हैं उन पर भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि क्रैकडाउन हो रहा है। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसको भी आपने मॉनिटर करना है, और गोइंग फॉरवर्ड 2025 में टेबल नज़र आएगा। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो रेमिटेंस का मैंने जैसे पहले जिक्र किया बढ़ने के चांसेस, एक्सपोर्ट साइड भी बढ़ने के चांसेस, इसी रेट कट डाउन हो रहा है। तीसरा जो आप लोगों को नज़र आएगा कि अब ये मार्केट से बाय करना शुरू कर रहा है। अब चूंकि ये एक डिमांड गेम है तो अब स्टेट बैंक के पास चांस है इसको बाय करने का। अभी आपको ये जमा करते हुए नज़र आएंगे, एग्रीगेट ये पॉजिटिव इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब आप देखें कि जो म्यूचुअल फंड के मैनेजमेंट हैं वो अभी 8 से 9% हैं। अब देर चांसेस कि वो इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर पकड़ेंगे क्योंकि अब ज़्यादातर ट्रेंड आएगा सिक्लिकल सेक्टर्स की। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो डबल हो, दैट विल रीच अराउंड 18 to 20%। ये मार्केट का आउटलुक तो लेकिन अब आप लोगों की स्टैंडिंग क्या है, किस तरह करना है देखें। बताया कि 2025 में स्टॉक सिलेक्शन अब मुश्किल हो जाएगी। वो कैसे कि स्टॉक्स जो ऑलरेडी 18 महीने की रैली में इतना परफॉर्म, अगर आप अब उसमें पोजीशन बांधेंगे तो देयर आर लेस चांसेस के वो रिलीज हों। अब पहले तो ये होता था कि आप लोगों ने जो भी स्टॉक लेके बैठ गए 18 महीने पहले और वो बढ़ने शुरू हो गए और बढ़ गए। अब इसमें से छांटी होगी, अब आप लोगों ने वो सिलेक्शन करनी है हम नहीं किए हैं। तो आप 2025 में एक रेजोल्यूशन अपने कर लें मार्केट के लिए, वो ये है कि आप 1 जनवरी 2020 मार्केट में एंटर होंगे अगर आपने मार्केट में 100% है। वो 100 रुपये भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब रुपये भी हो सकते हैं। मैं उसको दे रहा हूँ आपने कमाना है। आप लोगों का जहन है कि हमने एक अमाउंट करानी है, वो 100% है। 100% में से आप बना लें कि देखें मैंने इसमें से 30% वापस मार्केट को दे। एक आप लोगों ने ये डिसाइड कर लेना है। दूसरा, एंटर होंगे और एक स्टेडी स्टेट के ऊपर जाएंगे
और इन्हीं फैक्टर्स को जो मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले इतनी डिटेल से जिक्र किया है, इनको मॉनिटर। जैसी एक सिचुएशन पॉइंट आएगा, आप लोगों को खुद ही आइडिया होगा कि अंदर कुछ नेगेटिविटी डेवलप हो रही है और आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर है इसके अंदर, मैं ऐड करता चलूँ, कि वो है सिचुएशन का। पॉलिटिकल सिचुएशन में देखें, हमारा इंस्टांस यही होता है कि जब तक कोई मटेरियलाइज ना हो जाए, तब तक आप लोगों ने स्पेकुलेशन के ऊपर कोई डिस्पोज नहीं करना पोजीशन को, और ना बनानी है। बेशक वो इवेंट होने के बाद आपसे, जैसे भी मैंने जिक्र किया, दे दें मार्केट को, लेकिन आपके पास 70% तो होगा ना। तो स्ट्रेटजी ये मार्केट में 2025 में चलने की है। तो अगर मैं समअप करूं, 2025 में आपका माइंडसेट और स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक जो है वो डिफ़िकल्ट होती चली जा रही है, और माइंडसेट आप लोगों ने इसी तरह रेडी करना है कि आपने 2025 में करना है, तो बी रेडी कि मैंने इसमें से 30% मार्केट को देने की। और जो ये 5,000 अकाउंट खुल रहे हैं हर मंथ ऑन एवरेज, मेरी गुजारिश है, अगर इसमें रिटेल लोग हैं तो आप लोग जहन में बना लें कि मार्केट है, तो आप समझ लें कि आप भी 30% से 40 करने के लिए तैयार रहें। अगर आपका माइंड ये है, तो आप लोगों ने अपनी समझ कर ली। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट में आप लोगों को पता कि आपने कितना देना है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता आपने कितना लेके जाना है मार्केट। तो ये आप बहुत आराम से इसकी रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। अभी भी तकरीबन 60 जो हैं वो सिर्फ व्यू करते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। उन लोगों से हमारी ख़ास तौर पे कि आप भी हमारी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आप लोगों को चाहिए कि अप्रिशिएट करें और हमें मोटिवेट करें इसी तरीके से, ताकि हम अच्छा क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आएँ। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।